बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें स्टार्ट हम हुक्स लॉ से करेंगे। बेसिकली हमें डिस्कस करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। अब देखो, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, कभी भी अप टू द इलास्टिक लिमिट नहीं कहते, हमेशा हम कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम विद इन द इलास्टिक लिमिट क्यों कहते हैं इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही पहले जरा ये पॉइंट्स डिस्कस कर लें जो इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो है। और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो लेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। कि जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस। अब ये जो इलास्टिक मॉडुलस है ये हमें पता है तीन तरह के होते हैं। यंग्स मॉडुलस हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगले जो है इस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यंग्स मॉडुलस, उसके बाद है क्या है बल्क मॉडुलस, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो हमने रीड किया था कौन सा जी, शेयर मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस जो है वो शेप से जो है लेंथ को रिलेट करता है। ये जो बल्क मॉडुलस है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के साथ आता है, जबकि जो जी है जो शेयर स्ट्रेस है ये शेप में चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर वन जी, वैल्यू ऑफ ई जो है यानी इलास्टिक मॉडुलस जो है कहता है जी कि ये ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये सिर्फ मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है बट नॉट द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आपको याद हो तो लेक्चर वन में मैंने क्लियर बताया है कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मैंने कहा कि ये जो मॉडुलस है ये सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये लेंथ पर, एरिया पर, इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसका मतलब स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो फॉर ए स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो एल्यूमिनियम है उसके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है, स्टील के लिए क्या है, उनकी वैल्यूज हमने फिक्स की हुई हैं। दूसरा पॉइंट जो है कहता है द वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जो है सेम मटेरियल के लिए, एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हो सकती है। जैसे एक्सेप्शंस आर देयर, एल्यूमिनियम के लिए यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है वो सेम होती है। लेकिन स्टील के लिए यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, तीनों की वैल्यू डिफरेंट होती है। सेम मटेरियल के लिए देखें तीन डिफरेंट वैल्यू है इलास्टिक मॉडुलस की। यंग मॉडुलस डिफरेंट है, बल्क मॉडुलस डिफरेंट है, शेयर मॉडुलस डिफरेंट है। लेकिन एक स्पेशल एल्यूमिनियम जो है उसमें यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस सेम होता है। सिमिलरली कहता है वैल्यू ऑफ ई जो है ये डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेस का मतलब टाइप हमने तीन पढ़ी है, जैसे कि उसमें टेंसाइल है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक है, उसमें शियर है। तो ये तीनों टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इलास्टिक मॉडुलस की टाइप डिसाइड हो जाती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है, जस्ट लाइक स्ट्रेस जो है। और इसमें डायमेंशनल फार्मूला हम कहते हैं ml-t-2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो है वो, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मेनली दो तरह के जो है हमारे पास सब्सटेंस है, मटेरियल है। एक में जो ये कंप्लीट ग्राफ बनता है, एक में सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक बनता है। ब्रिटल सब्सटेंस और डक्टाइल सब्सटेंस। ब्रिटल आर दो सब्सटेंस विद जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, और डक्टाइल कौन से होते हैं जिनमें इलास्टिक लिमिट के बाद भी डिफॉर्मेशन जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये ब्रिटल सब्सटेंस है और दो सब्सटेंस विच जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जबकि जो डक्टाइल होते हैं उसमें इलास्टिसिटी प्लस प्लास्टिसिटी दोनों होती हैं। सो देखें डक्टाइल कौन से हैं, कहते हैं विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग, मतलब उनमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है। जबकि जो ब्रिटल होते हैं वो ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जैसे ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है। तो ब्रिटल मटीरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है वो और यूजली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और उसके बाद जो है यानी कि इलास्टिक लिमिट से आते ही जो है ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रिटल सब्सटेंस है दे अंडरगोज ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जबकि डक्टाइल सब्सटेंस जो है वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहाँ जो हमने चूंकि कंप्लीट ग्राफ को स्टडी करना था इसलिए हमने डक्टाइल मटेरियल एक्सपोज किया, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो लेट से जी कि हमारे पास एक वायर थी, ठीक है। कोई भी लेट से एल्यूमिनियम वायर ले लें, स्टील वायर ले लें। इसके साथ जो है वो हमने क्या किया कि एक पैन जो है उसको अटैच कर दिया, ठीक है जी, वेट वगैरह ऐड करने के लिए।
तो आप इसमें ना वेट ऐड करते जाएं। लेट्स से जी इसमें आप ना वेट ऐड करते जा रहे हैं, यूं ही वेट ऐड करते जाएंगे, इसकी लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब लेंथ अगर इसकी चेंज होती जा रही है तो ज़ाहिर है उस साथ साथ जो है वो उसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहाँ तक करेगी, विद इन द इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जानी है। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद जो है वो यूटीएस पॉइंट आएगा और उसके बाद जो है वो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें जो लोड आपने अप्लाई किया है वो आप बढ़ाते जाएं। जो जो लोड बढ़ाते जाएंगे तो जो है वो लेंथ बढ़ती जाएगी। और उसके बाद जो है वो ये अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्जर्व करें ग्राफ को, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो इस तरह का कर्व बनेगा। अच्छा, अब इसको ना डिस्कस कर लेते हैं सारे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको कहते हैं पी पी प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि ये जो पी है ये स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है इस पॉइंट तक जो है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहती है, स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इलास्टिक लिमिट। अब लेकिन इसके बाद ना ये हल्का सा कर्व आएगा, कर्व आने के बाद जो है वो इलास्टिक लिमिट आएगी। तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो सिर्फ पी पॉइंट तक होती है, आगे हल्का सा कर्व आएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं विद इन विच अगर आप स्ट्रेस रिमूव कर दें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी। मतलब अगर आप इलास्टिक लिमिट से पहले पहले, ये आपकी इलास्टिक लिमिट है, उससे पहले पहले अगर आप जो है वो स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब यही है कि आप इससे पहले पहले अगर आप स्ट्रेस रिमूव कर देते हो तो अब बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर लेते हैं तो बॉडी अगर ओरिजिनल शेप पे आ जाती है तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट। आगे इसके साथ ही ना एक पॉइंट होता है जहां आता है यील्ड पॉइंट। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम हमेशा विद इन द इलास्टिक लिमिट ही क्यों कहते हैं फ्लो में, हम क्यों नहीं ये कहते जी अप टू द इलास्टिक लिमिट। इसलिए कि तकरीबन 95% जो है सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका जो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है और यील्ड पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे यील्ड पॉइंट होता है। अब यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है आफ्टर विच बॉडी कैन नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप जो है। इसका मतलब है कि अब इसके बाद अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो दोबारा कभी भी वो जो है ओरिजिनल शेप यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यील्ड पॉइंट कौन सा होता है जी? आफ्टर विच ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल, ठीक है जी, आप शेप कह लें, साइज कह लें, ठीक है जी। तो दोबारा जो है वो ओरिजिनल जो है वो साइज पे वापस नहीं आएगा, यानी इसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते जाएं तो अब 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला प्रोपोर्शनल लिमिट, दूसरा इलास्टिक लिमिट, तीसरा यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जिसमें जो है वो आफ्टर विच बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज है। अब आते हैं इसके बाद जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वाला पॉइंट है जिसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल विथस्टैंड या दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर। जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बर्दाश्त कर सकता है ना कोई भी मटेरियल जो है वो उसको अपने स्ट्रेस को, उसको हम कहते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। और याद रखना है कि ये जो यूटीएस पॉइंट होता है ये किसी भी बॉडी की नॉमिनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी यूटीएस जो है ये किसी भी बॉडी की नॉमिनल स्ट्रेंथ बता रहा होता है। नॉमिनल स्ट्रेंथ क्या होती है जी? अगर सपोज करें मेरे पास 2 वायर्स हैं, मुझे चेक करना है कि इनमें से जो अच्छी वायर कौन सी है, हार्डेस्ट कौन सी है, सॉफ्टर कौन सी है, उनकी नॉमिनल स्ट्रेंथ देखनी है। तो मैं उनका यूटीएस पॉइंट नोट करूंगा, जिसका यूटीएस पॉइंट ज्यादा होगा मैं कहूंगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसके बाद जो है वो कहता है एक्चुअल रैप्चर स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रैप्चर का मतलब है इसके बाद जो है बॉडी में जो है वो फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएंगे।
और फ्रैक्चर की वजह से जो है वो ज़ाहिर है जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है आपकी, जो फ्रैक्चर आ गया बॉडी में, अब उसको कम स्ट्रेस चाहिए उसको डीफॉर्म करने के लिए। दैट इज द रीजन कि कर्व जो है वो नीचे की तरफ चला गया, जो कि पहले कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, बॉडी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी कि वो ब्रेक ना हो, तो रेजिस्ट करते 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 कहाँ तक पहुंच गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक। अब इसके बाद जो है वो बॉडी जो है उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रैक्चर के बाद जो है अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आके और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, रैप्चर स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखें तो हम इसको इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं इस कर्व को। यील्ड पॉइंट यानी इलास्टिक लिमिट से पहले और इलास्टिक लिमिट के बाद। यील्ड पॉइंट से पहले पहले यानी इलास्टिक लिमिट के बाद जो है यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो रही है इसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, यानी इसको हम कहते हैं ये इलास्टिक रीजन है। ये वाला रीजन जो है वो इलास्टिक रीजन है, रीजन। ठीक हो गया जी। और यील्ड पॉइंट के बाद जो है ये वाला रीजन जो है ये कौन सा है, ये प्लास्टिक रीजन है। ठीक है जी। और इसका मतलब है जो यहाँ जो आपकी डिफॉर्मेशन आ रही है वो इलास्टिक रीजन का मतलब ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है रीजन, और इसके बाद ये वाला रीजन जो है सारा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से लेकर ये वाला रीजन सारा परमानेंट डिफॉर्मेशन का है, और इलास्टिक रीजन जो है वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन का रीजन है। यानी कि इससे पहले पहले अगर स्ट्रेस रिमूव कर लेंगे बॉडी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगी, और आफ्टर जो है वो रीगेन नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें हमने ये सारे यील्ड पॉइंट को डिस्कस कर लिया, और इसमें जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ कहता है डिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पास्ट पेपर में ना ये काफी दफा पूछा जा चुका है। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है जिसपे जाके बॉडी ब्रेक हो जाती है आफ्टर द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। क्योंकि टेम्परेचर के साथ इलास्टिक मॉडुलस यूजुअली डिक्रीज हो जाता है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, सरफेस डिफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, और प्रिपरेशन मेथड, अगर मेथड जो है वो उसमें प्रिपरेशन में फॉल्ट है, उसमें तो फ्रैक्चर रह गया तो उसकी वजह से भी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है उसमें फर्क आ सकता है। लेकिन याद रखना है यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है जी। लेट से कि आप जो है वो उसको वायर को अगर आपने जो है वो उसके साथ लोड जो है वो हैंग किया हुआ है, तो उसमें लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेंथ डबल भी करेंगे हाफ हो जाएगी वट एवर, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो सेम रहेगी। अक्सर क्वेश्चन आता है अगर हम एक वायर की लेंथ को हाफ कर दें तो बताएं ब्रेकिंग स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस विल रिमेन सेम। अब इसको लोड आप बढ़ाते जा रहे हो तो वायर कहीं से भी ब्रेक कर सकती है, जहां पर फ्रैक्चर उससे पहले आ जाएगा वहां से वो जल्दी ब्रेक कर जाएगी। सो डिपेंडेंस पे याद रखना है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर होती है। नेक्स्ट जो है वो हमने अभी डिस्कस किया था ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस को। तो डक्टाइल कौन से होते हैं, विच अंडरगोज इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें दोनों तरह की डिफॉर्मेशन आती हैं। जबकि ब्रिटल जो है दे जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब इसमें सिर्फ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन आती है, उसके बाद वो ब्रेक कर जाते हैं। जो डक्टाइल है उनकी खास बात यह है कि आप हैमरिंग से उनको प्रेस करके उनकी वायर्स बना सकते हैं, उनको खींच के, तो ऐसे मटेरियल जिनको खींच के वायर बनाया जा सके, कोई भी शेप दी जा सके, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो उनको हम कहते हैं वो डक्टाइल सब्सटेंस है। जब जबकि जो ब्रिटल सब्सटेंस है उनमें जैसे गिलास, हाई कार्बन स्टील है, अब जरा सी फोर्स लगाएंगे उसके बाद जो है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे स्टील का रूलर है, आप उसको ऐसे प्रेस करते हो तो वो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट भी जा सकता है, लेकिन जो अगर आप उसी की जगह आप एक गिलास का स्केल लें उसको फोर्स लगाएं तो दैट विल ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, कुछ हमारी बुक में है, कुछ गिवन ही नहीं है। हमारे बुक में ये इनकम्प्लीट टॉपिक है इन अदर वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन जी आप लोगों से लेट से अगर कोई पूछे क्या एनर्जी जो है वो सिर्फ जो है एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो सकती है, क्वेश्चन क्या है,
स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एनर्जी सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो सकती है, क्योंकि हमारी बुक में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन लिया गया है, इलास्टिक लिमिट तक लिया गया है। आंसर इज ऐसा नहीं है। एनर्जी डिफॉर्म मटेरियल में जो है वो अप टू एनी लिमिट जो है वो स्टोर हो सकती है, अप टू जो है वो यूटीएस भी जा सकती है, ठीक है, अप टू जब तक वो फ्रैक्चर स्ट्रेस में नहीं पहुंच जाता तब तक उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। लेकिन इलास्टिक लिमिट तक जो है वो एनर्जी रिकवरेबल है। जब तक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है एनर्जी रिकवरेबल है, और आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो है वो एनर्जी 100% रिकवरेबल नहीं है, उसमें जो है वो जो है लॉस आ जाएगा। तो हमारी बुक ने जो है वो चूंकि इसमें एनर्जी एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है, सो उसको इसीलिए उसने इलास्टिक लिमिट तक लिया है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है। सो इसमें जो कि एनर्जी रिकवरेबल है 100%, इस वजह से उसने कर्व को आइडियल केस डिस्कस करने के लिए इलास्टिक लिमिट तक एक्सपोज किया हुआ है। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास लोड एक्सटेंशन ग्राफ हो, लोड एक्सटेंशन ग्राफ हो, तो उसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है? वो जो है वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म मटेरियल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि हमारे पास जो है जो फॉर्मूला है ये पहला वाला जो है वो तो बड़ा इजी है, यानी इसके दो बेसिक फॉर्मूले बन गए। पहला, अगर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और सॉरी लोड एक्सटेंशन कर्व हो, तो हमने उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, तो दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट जो है, तो हमारे पास आ गया 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। तो ये आपका बेसिक फार्मूला आ गया, यानी एनर्जी स्टोर का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है? 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। मैं इसको L1 की बजाय ना डेल्टा एल कह रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमने जनरल फार्मूला यूज करना है। तो लोड इनटू एक्सटेंशन ये जो है ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है जी, बेसिक फार्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डीफॉर्म मटेरियल। तो ये बेसिक फार्मूला है, यानी 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास ना बेसिक फार्मूला आ गया। अच्छा जी, अब देखो कि इसमें जो है अगर हम लोड की वैल्यू पुट कर दें, लोड कैसे पुट करेंगे? देखें, हमारे पास जो है वो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होती है डेल्टा एल ओवर एल जो है। सो इसमें जो है वो अगर हम ये डिवाइड आना है, यहाँ पर डिवीजन आना, सॉरी, ये इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ये था डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये आपने इसको डिवाइड किया, तो आपके पास यहाँ से लोड किसके इक्वल बनेगा? लोड आपके पास आ जाएगा वाई ए इंटू डेल्टा एल ओवर एल, एल ओवर डेल्टा एल। अब देखें यहाँ से हमने लोड फाइंड करना है, लोड। तो लोड किसको बोल रहे हैं हम? F1 को बोल रहे हैं। अब ये डेल्टा एल ओवर एल इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है जो लोड बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लोड के लिए, वो बनेगा आपका F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल ओवर एल। ये लोड का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अगर इस वाले फॉर्मूले में जो बेसिक फॉर्मूला जिसको मैं कह रहा था F की जगह अगर आप लोड की वैल्यू पुट कर दें वाई ए डेल्टा एल ओवर एल, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ गौर से सुन लें, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको जो है पेपर में एनर्जी स्टोर्ड इन द डी फार्म मटीरियल फाइंड करने के लिए आ जाए, तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं कि उसका आंसर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली ऑप्शन, आप बेसिक फार्मूला यूज करें 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। ठीक है, इसका मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? आपको लोड की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने जो है वो ये वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ठीक हो गया जी। सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन जिसमें आपको यंग मॉडुलस गिवन हो, एरिया गिवन हो, ठीक है, इलोंगेशन यानी डेल्टा एल चेंज इन लेंथ गिवन हो, लेंथ गिवन हो, फिर आपने ये जो है वो सेकंड फार्मूला यूज करना है। दो हो गए जी। पहला, पहली टाइप जिसमें आपको ये बेसिक फार्मूला यूज करना है। दूसरी टाइप जिसमें आपको इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस, एरिया, डेल्टा एल ये सारा गिवन हो, तो फिर आपने क्वेश्चन सॉरी ये टू सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है कि अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द डी फॉर्म मटेरियल फाइंड करना हो, वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लें।
थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आए और उसमें आपने जो है वो लोड एक्सटेंशन ग्राफ हो, तो आपने क्या करना हो, उसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना होगा। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन होती है। अगर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है आपको गिवन है, तो आपको कहा जाए जी वर्क डन यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल फाइंड करें, तो आप क्या करोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल फाइंड करने के लिए आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ट्राइंगल हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो वो आपके पास जो है वो इस तरह को कोई एरिया आएगा, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास तीन ऑप्शन होगी एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जी, एक और फोर्थ केस है, वो क्या है कि अगर हमें कर्व जो है वो लोड एक्सटेंशन ग्राफ ना हो, बल्कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला कर्व हो, तो वो हमें किस चीज की वैल्यू बताता है, ये जरा हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। अगर कर्व जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला हो, मेरे पास ऊपर वर्क डन का फॉर्मूला था 1/2 y a डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल। मैंने क्या किया, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया और लेंथ से डिवाइड किया। ऊपर वाला जो फॉर्मूला था यहाँ तक आपकी बुक में गिवन है, इसके बाद गिवन नहीं है, तो मैंने उसको ना ड्राइव भी आपको कर दिया है, डेरिवेशन भी बता दिया है। तो आपने ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास आई थी, या जो बुक में आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना आपने और लेंथ से डिवाइड कर देना। अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ से डिवाइड करोगे, एक लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये वाली, तो ये लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और एक लेंथ आपने इस एरिया के साथ अटैच कर देनी है, एक लेंथ आपने इस एरिया के साथ अटैच कर दी। अब आपके पास फॉर्मूला बन गया 1/2 y डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अब ये डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर दो दफा लिख सकते हैं ना, डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा एल ओवर एल। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेस को। जरा गौर करें, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, डेल्टा एल ओवर एल। अब डेल्टा एल ओवर एल इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेस के इक्वल है। तो स्ट्रेस किसकी इक्वल होगी, वाई इंटू डेल्टा एल ओवर एल। और डेल्टा एल ओवर एल किसको बोलते हो, स्ट्रेन को। एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है तो उसमें जो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वॉल्यूम अगर हम दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, यानी मैं यहाँ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कह दूं, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना है कि 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन अगर हो, 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन हो, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्क डन को, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल को, ये वर्क डन होगा। लेकिन 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो, तो फिर वो एनर्जी डेंसिटी यानी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसका एरिया अंडर द कर्व मैं अगर यहाँ से फाइंड करूं, इसका एरिया अंडर द कर्व मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, तो वो वर्क डन के इक्वल नहीं होना, वो किसके इक्वल होना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न करना है। पास्ट पेपर में अब तक इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल तो कोई नहीं आया, लेकिन उसको रीअरेंज करके अक्सर वो पूछता है, तो न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अक्सर जो पेपर में जो अभी तक जो क्वेश्चन आया वो किससे रिलेटेड आता है जी, इसको रीअरेंज करने से। देखें कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये यू है यहाँ पर, ये स्मॉल यू, इसको हम कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी को। सो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है जी, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। अब जरा गौर करना है, क्या मैं स्ट्रेस की जगह यंग मॉडुलस ओवर स्ट्रेन ओवर यंग मॉडुलस लिख सकता हूँ। देखें कैसे, अब यंग मॉडुलस है मेरे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेस किसकी इक्वल हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो अगर मैं इस स्ट्रेस की जगह यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख दूं, तो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी बन गया, यानी 1/2 यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर भी एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू पुट करने के बजाय स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दूं इस वाले फॉर्मूले में, तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, अब यहाँ से स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन जो है वो
यहाँ से अगर देखें तो स्ट्रेन जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, वो स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस आएगा। तो मैं इसकी स्ट्रेन की जगह अगर स्ट्रेस और यंग मॉडुलस पुट कर दूं तो स्ट्रेस का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस। इसका मतलब है कि ये तीन फॉर्मूले आपने तीनों की तीनों ये एनर्जी डेंसिटी के हैं, इनको याद रखना है। इनसे रिलेटेड जो है इसको रीअरेंज करके भी अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी डेंसिटी जो है, तो ये तीनों एनर्जी डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे इसका जो पोर्शन है डेट इज सिंपल वन, और इसमें जो है वो आपको हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या होता है। देखो जैसे मैंने ऊपर कहा कि जो एनर्जी है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्टोर होती है, 100% रिकवरेबल हो सकती है इन एन आइडियल केस। वैसे तो नॉन आइडियल केस ही सारे होते हैं, 100% एनर्जी तो रिकवरेबल नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन जो है जो हमारे पास अगर हम डिस्कस करें जो आइडियल केस है उसमें हम कह सकते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट एनर्जी 100% रिकवरेबल है। इलास्टिक हिस्टैरिसीस का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो लोडिंग और अनलोडिंग में सेम पाथ को फॉलो नहीं करते। जैसे देखो, आप लेट से आपने ये चौंके स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बाद जो है वो हल्का सा कर्व आ जाता है इलास्टिक लिमिट पर। तो अगर आप विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो अगर स्ट्रेस रिमूव करते हो तो उसने सेम पाथ को फॉलो नहीं करना, अब वो थोड़ा डिफरेंट पाथ को फॉलो करके फिर सेम पाथ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट आप स्ट्रेस मूव करते हो फिर वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, तो एनर्जी सारी रिकवरेबल हो जाएगी। जो कि यहाँ इस पोर्शन में उसने सेम पाथ को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस आएगा। सो अगर जो है लोडिंग और अनलोडिंग में कर्व जो है वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगी। जैसे रबर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। रबर लोडिंग और अनलोडिंग में सेम पाथ को फॉलो नहीं करती। अब लोडिंग में इसका ये पाथ है, अनलोडिंग में उसका डिफरेंट पाथ है, इसका मतलब है ये इसमें एनर्जी लॉस आएगा, ये 100% एनर्जी रिकवर नहीं देगी। अब देखें कैसे। कहते हैं occurs in the substance noticeably with polythene, प्लास्टिक और some small extent जो है मटेरियल्स हैं। अब देखें जब आपने उसको स्ट्रेचिंग के बाद जो है अभी आपने स्ट्रेस रिमूव नहीं की तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की थी सारी की सारी वो ये है। ठीक है। जब आपने अनलोड किया तो अनलोडिंग का एरिया ये है ना, ये लोडिंग का एरिया था, ये वाला आपका लोडिंग का एरिया था। ठीक है, ये अनलोडिंग है। तो लोडिंग वाला जो एरिया है, टोटल आपने जो एरिया अंडर द कर्व आपने जो फाइंड किया ये वाला, ये सारा एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर था। अनलोडिंग में अगर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे तो वो एनर्जी रिटर्न है जो आपको वापस मिली है। और ये जो एरिया इन बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये वाला एरिया ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लॉस को। मतलब अगर हम इस बड़े एरिया में से ये छोटे एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको जरा और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर। तो रबर की एग्जांपल है। सपोज करें हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है, जैसे हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे। ठीक है जी। और उसमें जो है ये आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आ गई इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद हम कहते हैं यूटीएस एंड एस। आप अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो उसको स्ट्रेस को रिमूव करते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम ट्रैक को फॉलो करता है, यानी एनर्जी उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। लेकिन अगर आप जो है वो आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो है उसको स्ट्रेस को रिमूव करते हो तो फिर जाहिर है उसमें एनर्जी में लॉस आएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो आप उसमें सेम पाथ को फॉलो नहीं करना, डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये आपको डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि ये एरिया अंडर द कर्व जो है ये वाला एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। एनर्जी लॉस इन डिफॉर्मेशन, जितना एनर्जी का लॉस हुआ है। तो अगर आप देखो तो अगर जब आपने स्ट्रेस रिमूव नहीं की हुई थी, इसी केस में मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब आपने स्ट्रेस रिमूव नहीं की हुई तो अगर आप विदाउट रिमूविंग स्ट्रेस ये वाला एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये एनर्जी स्टोर्ड आपको देगा, ये एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू होगी। ठीक है। जब आपने स्ट्रेस रिमूव कर दी ये वाली तो ये आपका एनर्जी लॉस आ गया। अगर आप इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करें, लेट्स से मैं इसको A1 नाम दे देता हूँ।
इसको मैं नाम दे देता हूँ A2 का नाम दे देता हूँ। तो इस वाले एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो जो आपके पास बाकी आएगा A1 माइनस A2, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो एनर्जी रिकवर को रिप्रेजेंट करेगा कि जितनी एनर्जी जो है वो रिकवर हो गई है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो एनर्जी तो 100% रिकवर हो जाएगी, लेकिन आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो है हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से 100% एनर्जी रिकवर नहीं होती, क्योंकि वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा होता। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हिस्टैरिस जो है वो इलास्टिक हिस्टैरिसीस। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम एक सिंपल हमने ना गो थ्रू करना है टॉपिक्स को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को, इसको जस्ट गो थ्रू करते जाएं। जैसे इसमें जी कंडक्टर्स है, इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में वैल्यू याद रखनी है। जो कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर। जो इंसुलेटर्स हैं दे हैव द वैल्यू ऑफ लो कंडक्टिविटी होती है क्या जी? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20। जो हमारे पास इन सेमी कंडक्टर्स हैं इंटरमीडिएट होते हैं, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो हमने हमारे टॉपिक में ये शामिल है, ये वाला हमारे कोर्स में शामिल है एनर्जी बैंड थ्योरी। सो इसमें जो है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड आर बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। यस, कोई भी एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं तो वो बॉन्ड होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू फॉर्म अ सॉलिड। जो एटम से मिलके जो है वो कोई सॉलिड बन रहा है। अब देखें कि एन एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड। की क्या है इस सिस्टम की हम बात करते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है तो ये उसका न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड है कि एक टुकड़ा है, उसमें तो एक एटम नहीं होता, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल को हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। अब कंडक्शन बैंड और ये बैंड या एनर्जी लेवल्स कैसे बनते हैं इसकी हम बात करते हैं। एक आइसोलेटेड एटम में तो सिर्फ जो है वो एक हम कह रहे हैं कि शेल्स होते हैं डिफरेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और किसी भी ज़ाहिर है मटेरियल का, तो उसमें एक एटम तो नहीं होगा, उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम से मिलके वो बना हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स रहता है ब्रॉड क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड। सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो एटम्स हैं सारे के सारे, इनके अपने अपने क्या होंगे? एनर्जी शेल्स होंगे। और अगर हम इसको ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो एनर्जी शेल्स कुछ इस तरह के बनते हैं। ठीक है, यूं इस तरह से कोई जो है ना एनर्जी शेल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो एनर्जी शेल्स इसके अपने होंगे, इस वाले एटम के, इस वाले एटम के अपने होंगे। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट नेबरिंग एटम के भी अपने होंगे। जब ये सारे एटम्स के एनर्जी शेल्स जो हैं वो जब आप एटम्स को क्लोज लेके आते हो तो इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से जो है वो फिर बैंड बन जाते हैं। तो हमें जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक एटम को देखेंगे तो वो हमें इस फॉर्म में नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम एक सॉलिड को देखेंगे तो वो हमें बैंड की सूरत में नजर आएगा, उसमें हमें डिफरेंट बैंड्स नजर आएंगे। तो उसमें जो है वो हमारे पास कहता है जी कि एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है जी? वैलेंस बैंड से अबव होता है। देखो, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में नहीं आ जाता तब तक हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, क्योंकि तब तक वो अपने एटम के होल्ड में होता है। जब वो एटम के होल्ड से बाहर निकल आएगा तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तब उस सॉलिड, इसका मतलब है किसी सॉलिड में हम अगर कह रहे हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग, इसका मतलब है वो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह से जो है वो कहता है जी कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और ये सारी एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो हमारे पास कहाँ से आई है? स्ट्रिंगर इक्वेशन से आई है, वेव मैकेनिक्स से। तो अब अगर जो है वो सारे के सारे जो शेल्स जो है वो हमें मिल के एक बैंड की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। और उनमें कौन कौन से बैंड होते हैं? हम कह रहे हैं कोर बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है जी, इनको डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, दोबारा से जो है वो इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ओके, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है एनर्जी बैंड थ्योरी जो है उसमें देखिए कोर बैंड आपको पता है कि इसमें कह रहा है टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, अंदर वाला जो बैंड होता है। बाहर वाला जो सबसे आउटरमोस्ट शेल वाला होता है उसको हम कहते हैं जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड। कंडक्शन, जब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से के वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा ना। अब कंडक्शन बैंड ये कैसे बनता है? ओवरलैपिंग की वजह से। अब एक सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स है और उन एटम्स की ओवरलैपिंग की वजह से बेसिकली क्या बना था, बैंड्स बने थे। तो उसमें जो कंडक्शन बैंड है, जब तक उस इलेक्ट्रॉन उस बैंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। तो फर्मी लेवल क्या होता है? कहते हैं इट्स एन एनर्जी दैट परटेन्स टू इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर। और इसमें कहते हैं कि एनर्जी गैप इज डिफरेंस बिटवीन द अपर सर्फेस ऑफ वैलेंस बैंड एंड द लोअर सर्फेस ऑफ कंडक्शन बैंड। तो ये जो है वो असल में फॉरबिडन गैप होता है, जिसको आपकी बुक में फॉरबिडन गैप कहा हुआ। फर्मी लेवल जो है वो यहाँ डिसाइड करेगा कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है इंसुलेटर की, कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर की। जैसे देखो हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जो है वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ आ सकता है, जा रहा है कंडक्शन बैंड में। तो दैट इज द रीजन कि हमारे पास जो है वो प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। और इसके बाद जो है वो कहता है कि ये जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो है वो तकरीबन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ी सी अगर हम एनर्जी दे दें तो वैलेंस बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ सकता है। लेकिन जो इंसुलेटर है उनके दरमियान जो है वो फॉरबिडन फॉरबिडन गैप, यानी ये जो फर्मी लेवल है, एनर्जी गैप है, ये बहुत ज़्यादा होता है। और एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो है उसके आने के चांस जो है वो कंडक्शन बैंड में बहुत ही कम होते हैं। और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कि अगर हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल के कंडक्शन बैंड में लेके आए। इसीलिए यूजली जो है जो हमारे पास इंसुलेटर है उनका कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है। कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो है वो ज़ाहिर है प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। ये जो हमारे पास सेमी कंडक्टर है इसलिए कंडक्शन बैंड इसका पार्शली फील्ड होता है, पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने एक एक नज़र रिवाइज कर लेनी है। जैसे क्या क्या है जी, इंसुलेटर्स कहता है जी आर दोज मटेरियल्स में वैलेंस बैंड टाइटली बॉन्ड होता है टू द एटम्स एंड उनमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, वैलेंस बैंड फुल होगा। फील्ड का मतलब है जैसे आप ऑक्टेट रूल पढ़ते हो, ठीक है जी, उसमें जो है वो डुप्लेट रूल पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 हैं तो वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, देयर इज नो वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। और लार्ज एनर्जी एनर्जी गैप होता है, कितना, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें कहता है जी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल में क्या होता है जी कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शली फील्ड ही वैलेंस बैंड होता है। और एनर्जी गैप इनमें नहीं होता क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे को। सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो उसमें पार्शली फील्ड वैलेंस बैंड होगा, पार्शली फील्ड ही कंडक्शन बैंड होगा। और नैरो एनर्जी गैप होता है अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और प्योर जो सेमी कंडक्टर है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर भी कहते थे, उसमें जो है वो कहता है जी 0 केल्विन पर जो है वो परफेक्ट इंसुलेटर जो है वो होता है। 0 केल्विन पर जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर की तरफ आता है तो वो क्या बन जाता है, सेमी कंडक्टर बन जाता है। 0 केल्विन इन लो टेम्परेचर पर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है तो वो वैलेंस बैंड से निकल कर कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो वो इंसुलेटर से सेमी कंडक्टर बन जाते हैं। अब जो है वो हमारा बट द इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नेक्स्ट यूनिट है उससे रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो इसी यूनिट में हम उसको पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट में आसानी हो। ये इजी हमने जस्ट गो थ्रू करना है। कंडक्शन इन द सेमी कंडक्टर जो है वो लो टेम्परेचर पर कहते हैं जी कि सेमी कंडक्टर जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव टेम्परेचर को यूजली इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, इनमें दो तरह के हमारे पास जो है वो
चार्ज कैरियर होते हैं। एक को हम बोलते हैं होल्स और दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। होल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज कैरियर। अच्छा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आपकी बुक में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का क्या मतलब है। देखिए हमारा जो सिलिकॉन है, लेट्स से इसके आउटर मोस्ट शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फोर्थ जो ग्रुप से होता है, तो ये नेबरिंग से मिलके इन्होंने क्या बनाया होता है, बॉन्ड बनाया होता है कोवेलेंट। तो इनके 8 पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है, तो लेट से कि वहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के वहां जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलेगा तो वहां वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, होल। और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कि जब एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से फ्री होकर निकलता है, तो एट ए टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना है। मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक हमें एक होल मिल गया। होल कहते हैं वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके किसी होल को फिल कर सकता है, और ये होल जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर्स में, दोनों की वजह से होती है। वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है और होल्स की वजह से भी होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आर मोर जो है वो मोबिलाइज देन होल्स। और उसकी रीज़न क्या होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रीली मूव करके कहीं भी जाके होल को कैप्चर कर लेता है। होल्स तो फिक्स रहने हैं ना, उधर ही रहने हैं, तो उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनको वो कैप्चर कर लेंगे। कंडक्शन ड्यू टू द पेयर ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। और इसमें कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन लेवल में राइज टू डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद जो है ये डबल हो जाता है। मतलब अगर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको बताए हों और आपसे कहा जाए 20 डिग्री सेल्सियस पे कितने होंगे, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, डबल फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स में हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, जबकि एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद। आपको पता है दो बनते होते थे, एक पी टाइप दूसरा एन टाइप। तो जस्ट इसको हमें ना एक नजर रिवाइज करना है ताकि नेक्स्ट जो यूनिट है वहां पर भी हमारे काम आ सके। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि हम प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो कहते हैं जी कि वी कैन गेट एक्सट्रिंसिक, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी अगर हम डाल दें तो इम्प्योरिटी डालने के बाद जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अच्छा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक का मतलब है इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और बहुत कम जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स हैं। अच्छा, इनको हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाते क्यों हैं, एक रीजन जरा सुने। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों है, एक्सटेंसिव यूज़ क्यों है, क्योंकि हम इसमें अपनी मर्जी के साथ इसकी कंडक्टिविटी को सेट कर सकते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी रेशो आप कम ज़्यादा करके आप इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज को ना अपनी मर्जी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम जो हमारे ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वहाँ सेमीकंडक्टर का एक्सटेंसिव यूज होता है। अच्छा, अब देखें कि impurities are added to the rate 1 atom doping 10⁵ to 10⁸ atoms of the semiconductor। हम जो है वो उसमें impurities ऐड करते हैं, और यूजली जो रेशो होती है जैसे आपकी बुक में बताया वो एक एटम कह रहा है जी, अगर impurity के एटम शामिल करेंगे टोटल एटम अगर 10⁶ होंगे, सो 10⁵ से लेकर 10⁸ जो है वो हम impurity रेशो आमतौर पर ऐड करते हैं। impurity ऐड करने के बाद या तो वो बनेगा एन टाइप या क्या बनेगा, पी टाइप। एन टाइप कब बनते हैं, जब आप इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट की डाल रहे हो। अब देखो ये जो प्योर है ना, इसमें हर एक सिलिकॉन एटम के ना 4 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 4, इसके 4 है, ठीक है जी। अ, इसके साथ वाले के भी जो है 4 है, तो 4 4। अब जो सारे 4 4 हैं, तो क्या करते हैं अपने नेबरिंग एटम्स के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, हर एक के पास 8 8 हो जाते हैं, ठीक है जी। और आप जब इसमें लेट से कि आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड करोगे, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से फॉर एग्जांपल जो है वो आपने इसमें देखें जी, आर्सेनिक है, फॉर एग्जांपल एंटीमनी है, फास्फोरस है, ये पेंटावेलेंट 5th ग्रुप से हैं, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं। इनमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो वो एन टाइप मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि ये आपको जो है वो क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, इसीलिए इसको आप कहते हैं डोनर भी कहते हैं, इस इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम डोनर इम्प्योरिटी कह रहे हैं क्योंकि इसने फ्री इलेक्ट्रॉन देना है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो फोर जो है वो जो आपके यहाँ पे एंटीमनी के फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मिल के सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, इसका मतलब है इसने जो है वो इस क्रिस्टल में हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब एन टाइप बनता है या पी टाइप बनता है, अक्सर क्वेश्चन आता है एन टाइप या पी टाइप पे चार्ज क्या होता है, तो ओवरऑल किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि आपने एक न्यूट्रल इम्प्योरिटी उसमें ऐड किया है। देखो ना, दो न्यूट्रल चीजों को आप ऐड करते हो, क्या उसके ऊपर चार्ज आ जाता है? जैसे आप वाटर उसमें मिल्क ऐड कर देते हैं तो क्या उसमें कोई चार्ज आ जाएगा? दो न्यूट्रल इम्प्योरिटीज को अगर आप ऐड करते हो तो उसमें कभी भी चार्ज नहीं आता। तो जो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली रहेंगे। सो ओवरऑल जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल करते हो तो वो हमें इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में देता है, इसलिए उसको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। जबकि जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, ट्राईवेलेंट ट्राईवेलेंट के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, इंडियम है। ये थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें जो है वो इसने क्या देना है हमें, इसने होल देना है। देखे ना, तीन तो मिलके जो है वो नेबरिंग से बॉन्ड बना लेंगे, चौथे की जगह खाली रह जाएगी। और वैकेंसी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम होल बोलते हैं। तो इट कंटेन्स होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स एज मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। और ट्राईवेलेंट जो है चूंकि ये होल दे रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। जो पेंटावेलेंट है उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। इसमें जो है वो एबिलिटी टू एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, इस वजह से इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। और ओवरऑल पी टाइप भी जो है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल ही होता है। अच्छा जी, इसके बाद ना आपने जस्ट एक नज़र जो है वो सुपर कंडक्टर जो है इसको गो थ्रू करना है फॉर योर इंफॉर्मेशन। टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर सबको पता है, इस पे जाकर रेजिस्टिविटी अगर किसी मटेरियल की वो लूज कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो है इसने डिस्कवर किया था कैमलिन बॉन्स ने 1911 में। ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं इनकी याद रखनी है आपने, एल्यूमिनियम की, टिन की, लेड की। इस टेम्परेचर पर आकर जो है ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है ये हाई टेम्परेचर पे जाके उन्होंने जो है वो बनाया है। और अब तक जो है वो कहते हैं 163 केल्विन यानी -1110 डिग्री सेल्सियस आप पहुंच गए हैं। तो ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जब इसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करके आप अराउंड अबाउट रूम टेम्परेचर पे अगर पहुंच जाते हैं तो आपकी जो एनर्जी है उसके लॉस बहुत कम हो जाएंगे। हम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स जो हैं, आप देखो सुपर कंप्यूटर्स आमतौर पर जो है वो, अल्लाह करे आप यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहाँ पर आपको रिसर्च का मौका मिले, तो वहाँ जो सुपर कंप्यूटर्स पड़े होंगे जिस रूम में, वहाँ देखिएगा तो बड़े बड़े चिल्लर लगे होते हैं और बहुत ठंडा रखा जाता है उस रूम को जहाँ पर उसका सर्वर पड़ा होता है सुपर कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि उसमें सुपर कंडक्टर्स का यूज होता है और सुपर कंडक्टर्स जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो इसमें देखें कि एनी सुपर कंडक्टर जो है विद क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन, ये बेसिकली उन्होंने एक रेफरेंस रखा हुआ है कि 77 केल्विन लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर से अबव वाले सुपर कंडक्टर को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, उससे लो वाले जो है वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। यानी कि ये सारे जो हैं ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं और ये जो है वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। अच्छा, इसके जो यूजेस हैं वो एक नज़र देख लेना है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है एमआरआई में जो मशीन है उसमें सुपर कंडक्टर का यूज होता है, जो कि प्रेसिजन हाईली रिक्वायर होती है। लिविटेशन ट्रेन जो है वो उनमें जो है वो पावरफुल और स्मॉल मोटर्स में, फास्टर कंप्यूटर चिप्स में, और कॉन्सेंट्रेटिंग जो है वो यूरानियम 235 गैस इन साइंटिफिक सिस्टम जो है वो साइंटिफिक जब बनाते हैं उनमें यूज होता है। तो देखें सुपर कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये सुपर कंडक्टर जो है उसके लिए कर्व बना हुआ है। ये आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आ सकते हैं, इसलिए आपको बता दिया। इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2 और हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया।